जबरदस्ती किसी को है हस्बैंड ही नहीं है कि खा लेना। अच्छा बात है। आप लोगों ने टेस्ट टॉपिक तो देख लिया होंगे, वैसे तो उसके तो अभी आप लोगों को पता भी होगा कि हमारा टेस्ट टॉपिक क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग मतलब वो जो पूरा थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग है, मैं उसके बारे में। सही, तो जरा उसे देख लीजिएगा। केमिकल बॉन्डिंग, हाँ, चैप्टर 3 जो है ना आपका कस्टर्ड। सही है। अच्छा, अब हम क्या पढ़ रहे थे, मैं आपको याद याद दिलाती हूँ, हम गैसेस पढ़ रहे थे, याद है? कहाँ तक पहुंचे थे हम? रैम्स लॉ पढ़ा था, और हमने रेट ऑफ फ्यूजन और डिफ्यूजन को कंपेयर भी किया था। सही, आज हम उसी से रिलेटेड आगे बात करेंगे। Dalton's law of partial pressure। सही है, हम क्या पढ़ने के चाह रहे हैं? Dalton's law of partial pressure। इस Dalton's law of partial pressure में आप लोगों को किस बात का ख्याल रखना है? चला मिलकर पहले देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। ये हमारा ना गैसेस के टॉपिक का लास्ट जो है वो टॉपिक कंसीडर किया जाता है। सही, पार्शियल प्रेशर किसे कहते हैं? पार्शियल प्रेशर का मतलब है exerted by individual gas। सही है, वो प्रेशर जो किसके जरिए एग्जर्ट होगा? किसी एक गैस के जरिए। चाहे उस गैस को ना आप कंटेनर में अकेला रखें या फिर मिक्सचर ऑफ गैसेस के साथ रखें। इफ दिस गैस exerts some pressure, then it is known as the partial pressure। अब Dalton's law का स्टेटमेंट क्या कहता है, उस स्टेटमेंट को बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल जरूर समझाऊं। अगर इस कंटेनर में गैस ए, बी और सी मौजूद है, सही है, तो ये बात याद रखें कि तमाम गैसेस के लिए वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तमाम गैसेस के लिए टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। सही है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताओ कि गैस ए ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया, तो दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। गैस बी ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। एंड गैस सी ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया? दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। सही है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि टोटल प्रेशर को ऐड या इस पूरे कंटेनर का टोटल प्रेशर बता दें, तो आप कहते हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी को क्या कर लें? ऐड। लेकिन एक शर्त है, ये जितनी भी तीनों गैसेस होनी चाहिए ना, ये इनर्ट गैसेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का मतलब क्या है कि अगर एक या दो से ज्यादा गैसेस किसी कंटेनर में हो तो वो नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। नॉन रिएक्टिव का मतलब जो आपस में रिएक्ट ना करे। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसे ऐसे कह सकते हैं, इन मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेस। सही है, इन मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेस the total pressure is the partial pressure of each gas। यानी अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है तो आप हर गैस के पार्शियल प्रेशर को क्या कर लें? The total pressure is the partial pressure of each gas का मतलब is sum of partial pressure of each gas। आप उसे सम करिए, आप उसे ऐड करिए, आप टोटल प्रेशर करिए, लेकिन वो आएगा तभी जब तमाम गैसेस के प्रेशर को हमने वहां पे ऐड किया होगा। सही है। अच्छा, हमने क्या ऐड किया होगा? अगर इस पूरे कंटेनर का टोटल प्रेशर देखा जाएगा तो हमें समझ आ जाएगा कि वो तमाम गैसेस का टोटल है। दैट्स इट। ये एक आसान तरीन बात थी। फिर उसके बाद अगर आपसे ये बात की जाए
तो हमारे पास यहाँ इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्रिएट है, लेकिन इस मैथमेटिकल फॉर्मूला में मैंने क्या करना शुरू किया, पी एन। व्हाट इज पी एन? एन मींस नंबर ऑफ गैसेस। अब चाहे दो को या दो से ज्यादा। जब मैं इस टोटल प्रेशर की बात करूं तो आप सब वैसे भी जानते हो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, सही है ना? अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, क्या है आइडियल गैस इक्वेशन? पीवी इक्वल्स टू एनआर। और अगर मैं यहाँ पीटी और तो यहाँ पर क्या आएगा, एनटी। बाकी तमाम चीजें क्या है, कांस्टेंट। देख लें, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और आर तो हम सबको पता है क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आपके पास टोटल प्रेशर फॉर दैट पर्टिकुलर कंटेनर ही फाइंड आउट करने का एक और तरीका है कि अगर आपको तमाम गैसेस के मोल्स पता है तो भी आप निकाल सकते हैं टोटल प्रेशर। यानी अब आपको पार्शियल प्रेशर नहीं पता, अगर आपको पार्शियल प्रेशर नहीं पता तो अब आप क्या कर रहे होंगे, आप हर गैस का, जैसे गैस ए, गैस बी और गैस सी के टोटल क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ। चलिए, तो ये चीज आपको याद रखनी है जो अभी मैं आपसे कैलकुलेशन में करवाने वाली हूँ, और हम इसे बकायदा परफॉर्म भी करेंगे। हाँ जी, हम इसे किसी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसका एक और फॉर्मूला है, और वो ये, partial pressure of gas divided by total pressure, number of mole of gas divided by total number of moles। ये इसका दूसरा फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस आ जाते हैं। सही है, पहले नोट डाउन करें फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्या कॉपी कर लिया सबने? करें जल्दी से फिर करते हैं सब। हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कितना एक साथ पहले लूंगी फिर दूसरे गैस में करूंगी। ये लिया है क्योंकि नोबल गैसेस मौजूद है ना, नोबल गैसेस पूरे एनवायरनमेंट को इनर्ट बना देते हैं। क्योंकि अगर ये रिएक्ट कर जाएंगी तो फिर हर गैस जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हीलियम समझते हैं वो तो प्रेशर पॉइंट है। फिर क्या लिखा है? आपके पास मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने गिवन है? 5। आपके पास मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने गिवन है? 3। और आपके पास मोल ऑफ हीलियम कितने गिवन है? 7। इसका मतलब है हर गैस के मोल्स गिवन है। आपने सबसे पहले क्या निकालना? एनटी। क्या निकाला है एनटी करके? 5 + 3 + 7। और आपके पास आंसर क्या आया? 15। अच्छा फिर टेम्परेचर कितना है आप जानते हैं, दैट इज 25। इसका मतलब है 273 ऐड कर लें और आंसर क्या बनेगा? 298 केल्विन। फिर उसके बाद क्या है आपके पास? अगर आपसे पूछा जाए आप कहेंगे इस वॉल्यूम है व्हिच इज 10 dm। आप रखेंगे Pt = NT/RT/V। इसमें R की वैल्यू लास्ट में आप कौन सी रखेंगे? 0.081, क्योंकि इसमें वॉल्यूम डीएम क्यूब में है, बाकी में वॉल्यूम मीटर क्यूब में है। सही? 0.081। यस। रखें और मुझे कैलकुलेट करके बताएं इसका आंसर। कैलकुलेट करें जल्दी। यस यू कैन यूज कैलकुलेटर। It's 3 380। 3.07।
जरा बोर्ड पे लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, व्हाट विल बी द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया and argon when present at 10 degree centigrade in a 5 em cube container. सही है। अच्छा अब आप कहेंगे कि ना तो मुझे ग्राम्स गिवन है और ना ही कंसीडर कर रहे हैं। अमोनिया किस फॉर्म में लिखा हुआ है, 1 तो मैंने लिख दिया 1, आर्गन भी किस फॉर्म में लिखा हुआ है 1। सही है, ये पहली ट्रिक थी इसकी। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है, इसका मतलब अमोनिया का पार्शियल प्रेशर भी आना चाहिए और आर्गन का भी क्या आना चाहिए, पार्शियल प्रेशर। ये बात तो हो गई। लेकिन आपको अमोनिया के मोल्स कितने गिवन है, आपने कहा अमोनिया मोल्स गिवन है 1 और आर्गन भी कितने गिवन है जो हमने अपने अंडरस्टैंडिंग पॉइंट से निकाले, कितना हो गया टोटल, ये कहानी हो गई। फिर दूसरी एक और बात देखें, आपके पास टेम्परेचर कितना गिवन है, आपने कहा 10 सेंटीग्रेड का, तो अगर 273 ऐड के पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करके बताओ। तो आप पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो बिल्कुल इस फॉर्मूला को भी यूज करते हैं, सही है। और पार्शियल प्रेशर आप फाइंड आउट कर सकते हो तो इस फॉर्मूला को भी यूज करते हैं। लेकिन इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आपको क्या निकालना पड़ेगा पहले, टी। कैसे, चलो निकाल लेते हैं। अगर टी टी पहले फाइंड आउट करना चाहते हो तो टी की फाइंड आउट कर दो, टी टी इक्वल्स टू एन टी आर टी अपॉन टी। सही है, अमोनिया प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन। सही है, आप इस बात को भी जानते हो, लेकिन मसला ये है कि आपको पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर फॉर एग्जांपल आप अमोनिया फाइंड आउट करोगे। सही, अब सबसे पहले मुझे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना है। क्या है टोटल प्रेशर का आंसर बताओ, कैलकुलेट करते तरफ बैलेंस रखो ये सारी और मुझे टोटल प्रेशर जल्दी जल्दी शाबाश। टीवी निकालना है, एनटी रखो, आरटी रखो और अपॉन बी रखो। This one will be the first one formula, फिर हम second formula भी यूज करेंगे और फिर हम third formula भी यूज करेंगे, तब कहीं जाकर हमारे आंसर है। क्या है 9.7। अब यहाँ से मुझे ये पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया निकालना है। पीटी कितना आ रहा था 9.7 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितने थे 1 और टोटल मोल्स कितने थे 2। मेरा ख्याल है आप लोग आराम से निकाल सकते। जरा बताओगे मुझे कि यहाँ पर 9.7 से पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया क्या आ रहा हो। 2 से क्या कर देंगे 9.7 को डिवाइड, 4.85। सही, एक तरीका हो गया कि आपने यहाँ पे निकाल दिया 4.85 और आप जानते हैं दूसरा भी क्या होगा 4.85। आप 9.7 में से 4.85 माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ रहा होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ जो है वो आर्गन। अच्छा ये काम ना डायरेक्टली कर सकते हैं, बोर्ड पे देखो जरा, क्योंकि एमसीक्यूज के पैटर्न का है ना, इसके लिए आपको ट्रिक आनी चाहिए। आपने टोटल प्रेशर निकाला,
फिर आपने कहा अच्छा अमोनिया भी 1 मोल है और आर्गोन भी क्या है 1 मोल। इसका मतलब है इस प्रेशर को अगर मैं क्या कर दूं से डिवाइड, तो दोनों का पार्शियल प्रेशर क्या होगा हाफ हाफ। सही है, बात समझ आ रही। तो इसको आपने अपने दिमाग में ट्रिक के साथ रखना है कि हाउ वी डिवाइड और हाउ वी मल्टीप्लाई। अगर इस मोल हमें क्वेश्चन में मोल बताया नहीं है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे जी, लेकिन अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि क्या तमाम कंडीशन वेरीफाइड है या नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 ना, तुम लोग मुझे खुद फाइंड आउट करके ऑप्शन के तौर पर आंसर दीजिए। मैंने लिखा व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर of nitrogen when 25 gram of nitrogen and 10 gram of helium present at 20 degrees centigrade in 12 dm cube current. अब जरा अपना दिमाग लगाओ, बताओ मैं है और मुझे बताओ कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा होगा। सही है, पहले अपना दिमाग लगाओ कि कॉपी करो और फिर मुझे खुद से सॉल्व करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है। शाबाश। यस,
wait, 100 more. Two point six. 2.6. देखते हैं बोर्ड पे लिखिए जरा क्या फाइंड आउट करना है हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अब आपने जो भी सॉल्व किया सर उसको वेरीफाई करना 25 को डिवाइड किया 28 से जो आंसर आ रहा है वो इसके मोल्स पे क्या आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स इसके 0.1 0.1 और 10 को डिवाइड किया 4 से तो क्या 2.5 सही है अच्छा अब क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं इसका मतलब है 2.5 प्लस 0.9 तो आपके पास आंसर क्या आ रहा होगा 3.4 सही है ये हो गया टोटल मोल्स टेम्परेचर कितना था आपके पास 20 जब केल्विन में किया तो दैट बिकम्स 293 और वॉल्यूम किसमें है 12 pm अब पता है आपको ये जरूरत नहीं है कि पहले आप टोटल प्रेशर निकालो और फिर उसके बाद आप जाके काम करो आप बड़ी आसानी से एक ही काम कर सकते हो ये जो आपने अभी फॉर्मूला लगाया था ना पी आप इसे पीटी ना माने आप इसे पार्शियल प्रेशर ऑफ जो है वो नाइट्रोजन माने क्या है नाइट्रोजन अगर मैं आपसे कहूँ आप यहाँ पे किसके मोल्स रखेंगे नाइट्रोजन फिर क्या लिखा आपने आरडी और अमाउंट क्या लिखा पी इसका मतलब है अगर आप मोल ऑफ नाइट्रोजन रखेंगे तो टोटल प्रेशर नहीं आएगा बल्कि किसका प्रेशर आएगा नाइट्रोजन का अगर आपने टोटल मोल्स रख लिए तो किसका प्रेशर आएगा आपके पास टोटल गैस तो अब आपने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रखे दैट बिकम्स व्हाट इज 0.9 और आर की वैल्यू रखी 0.08 टेम्परेचर रखा 293 और उसे डिवाइड कर दिया किससे 12 सही है तो अब इसमें पता है हमारा टाइम कैसे बच गया ऐसे निकाले कर ना हमें एंटी की जरूरत है ना ही हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम की जरूरत है हमने डायरेक्टली इसे सॉल्व कर लिया ये क्या है टाइम कंज्यूमिंग पैटर्न नहीं है क्योंकि आपको कोई न्यूमेरिकल के स्टेप्स थोड़ी दिखाने हैं आपको तो अपने करेक्ट आंसर दिखाना है हो सकता है मैंने जो आपको ट्रिक सिखाई आप में से कुछ बच्चे इसको ओवरऑल ही सॉल्व कर रहे हैं पहले टोटल प्रेशर निकाल रहे हैं और फिर उसके बाद पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है सही है तो एज एमसीक्यू हमें क्या करना है आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक सिखानी है तो ये भी एक ट्रिकी फार्मूला के तौर पर हम यूज करते हैं तो ये थी वो कैलकुलेशन जो डेल्टा स्टॉक पार्शियल प्रेशर से आती है अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस applications of Dalton's law of partial pressure अब आप लोग लिखना बंद करेंगे और पहले ग्रुप पे लिखेंगे पहले समझ में उसके बाद जो दिल चाहे लिखते रहिएगा फर्स्ट वन इट हेल्प्स टू कलेक्ट गैस ऑन वाटर लेवल इसको हम ऐसे भी कहते हैं और इट हेल्प्स टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस
असल में दोनों बातें इतनी डिफरेंट है, अक्सर बच्चे से रिलेट नहीं कर पाते, हालांकि दोनों बातें लिखी में डिफरेंट है, अप्लाई करने कर सकते हैं। कुछ गैसेस ऐसी होती हैं आपके पास जहां कहीं पर भी वो कंटेनर में बन रही है, चलिए हम उसे क्या करते हैं, एक वाटर ट्रक के अंदर शिफ्ट करते हैं। किसमें शिफ्ट करते हैं, वाटर ट्रक। और वाटर ट्रक में क्या होता है आपके पास, यहाँ पर ये जो गैस लेग है वो यहाँ पर एंटर होता है, और आपने यहाँ पे रखा है एक गैस जार, और इस गैस जार में आपके पास क्या होती है, गैस कनेक्टेड, इंपोर्टेड गैस जार। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हम इसी तरह से उसको कनेक्ट कर रहे होते हैं, मोस्टली ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बात की जाती है। लेकिन मसला ये है कि एक तो गैस यहाँ पर बन रही है, और दूसरा हम सब जानते हैं, और असल होता है कि ये गैस है ना, इन्वर्टेड है और उसके अंदर पानी है। अब हमें हमें गैस नजर तो नहीं आती है ना, कोई कलरलेस सारी, तो गैस जैसे जैसे बनती है ना इस डिलीवरी ट्यूब के अंदर, वैसे वैसे पूरा का पूरा वाटर लेवल क्या होता है, डाउन बढ़ता है। चलिए अब होता क्या है कि जितनी ज्यादा गैस बनेगी पूरा वाटर लेवल डाउनवर्ड आ चुका है। अब मैंने तो अपने यहाँ पे समझाने के लिए लिख दिया कि हाँ जी ये वाटर के जो है वो आपके पास मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। आप खुद सोचें, चाहे आप किसी ग्लास में फॉर एग्जाम्पल पानी को पीते हैं, सही है, आपने पूरा पानी पी लिया और आपने उसे इन्वर्टेड करके रख दिया, आप ये बात नोट करते हैं पानी नहीं भी था, लेकिन फिर भी उसकी साइड वॉल के ऊपर क्या आता है, मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स आते हैं। इसी तरह इस गैस जार के वॉल्स में भी क्या मौजूद है, वाटर ड्रॉपलेट्स। अब हम क्या गलती करते हैं, समझते हैं इसके अंदर सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, नो, इसके अंदर और क्या चीज है, सही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स भी है, यानी जिसको आप जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कह सकते हैं। तो अब इसका अगर मैं पॉइंट आपको बताऊं, इस वक्त इसका मतलब है गैस ड्राई कंडीशन नहीं, बल्कि गैस क्या है, मॉइस्ट कंडीशन पर मौजूद है। और आप समझते हैं मॉइस्ट का मतलब क्या है, बहुत आसान बात है, जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद है। तो इसका मतलब कि अगर मैं मॉइस्ट गैस का प्रेशर फाइंड आउट करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये इसका एक सिंपल फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब जो प्रेशर मैंने कलेक्ट किया वो मॉइस्ट गैस का प्रेशर होगा, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया 700, और जो वाटर वेपर प्रेशर था मुझे बता दिया गया दैट इज 50। अब आपसे कहा जाए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस निकालने, तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, 700 में से 50 को क्या कर देंगे, 7। तो आपके पास अब जो पार्शियल प्रेशर आ रहा है वो किस कंडीशन के लिए है, ड्राई गैस का, सिर्फ अपनी ही यानी उस गैस मॉलिक्यूल का ही है, उसका वाटर वेपर का कोई काम नहीं है। सही है, तो ये इसकी पहली एप्लीकेशन है। और इसके ऊपर हम कभी कभी मॉडिफाइड फॉर्मूला भी लगाते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। सही है, हम ये फॉर्मूला भी लगा रहे होते हैं। इस फॉर्मूला को कब लगाएंगे, मैं भी आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी। पहले जो एप्लीकेशन नंबर 1 बताइए उसे नोट डाउन करते हैं, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसलिए जो आप कह रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ टेस्ट वो फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो फाइंड आउट टेक्निकली मिलता कैसे है, वाटर मेजर करते हैं, प्रेशर को मेजर करने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद होंगे, और अगर मैं न्यूमेरिकल में लिख दूंगी तो लिखी भी होगी वैल्यू, सही।
ऑक्सीजन गैस वॉल्यूम कनेक्टेड ओवर वाटर, इसका मतलब है क्या आपके पास ये V1 है और क्या है मॉइस्ट गैस का वॉल्यूम है और वो क्या है 40 dm। इसका टेम्परेचर कितना है, मैंने T1 देखा 20 प्लस 273 और मैंने लिख दिया 93। फिर आपके पास प्रेशर, ये जो प्रेशर है किसमें कलेक्टेड है ये भी याद है। तो चलिए वो क्या गिवन है 47 तो आएगा 873, लेकिन ये किस यूनिट में था तो अब आपने फॉर्मूला लगाया और वो फॉर्मूला कौन सा था दिस वन। P1 क्या था मॉइस्ट, लेकिन मॉइस्ट को हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू क्या है 873, तो आपने रखा 873 293 इक्वल्स टू आपके पास P2 कितना है, P2 जो आपको गिवन है दैट इज 760 और V2 आपको फाइंड आउट करना है और P2 आपके पास कितना था 273। सही है, आपने सिंपल क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई 273 वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और 760 क्या हो जाएगा डिवाइड। अब एक बात पहले सुन लो, जो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हुए जा रहा है वो इस वैल्यू को यूज करता है, वरना अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व करना भूल जाते हैं और यकीन करें वहां एमसीक्यू के अंदर ना 900 से सॉल्व हुआ हुआ भी आंसर लिखा होता है और आपको लगता है कि वही आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको अगर यहाँ ऑप्शन देती तो मैं एक करेक्ट आंसर दे रही होती और एक यहाँ 873 की जगह क्या प्लेसमेंट होगी 900। जो बच्चे गलती से प्लेस करेंगे ना उनको भी लगेगा हाँ मेरा तो आंसर सही आ रहा है, लेकिन वो क्या गलती कर चुके थे उन्होंने प्रेशर बॉयज गैस का रखा है, उन्होंने प्रेशर किसका नहीं रखा ड्राई गैस। सही है क्यों, अगर वो आपसे किस वॉल्यूम ऑफ बॉयज गैस तो आपको ये काम करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन हम पूछते ही ड्राई गैस है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मिस्टेक के चांसेस क्या होते हैं ज्यादा। नोट डाउन करें कंप्लीट करें।
हाँ बेटा। क्या है? देखो सेकंड एप्लीकेशन और थर्ड एप्लीकेशन टोटली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। तो इसका मतलब है कि हमें वो लगा स्टॉक राइटिंग और ओवर डे। देखो अगर हम किसी ऐसे एरिया पर है ना जो सी लेवल पर है, तो इसका मतलब है कि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या तो 1 atm है या फिर क्या होगा 760। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे हम कराची में हैं तो सी लेवल के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर हम इससे क्या होंगे अबव जा रहे हैं या फिर हम इससे बिलो जा रहे हैं तो हमें फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल गिलगित कश्मीर नारायण कमान हम इन एरियाज पे हिली एरियाज पे जाना शुरू हो जाए तो आपके पास एल्टीट्यूड क्या हो रहा है बढ़, यानी हाइट इंक्रीज हो। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। सही है? क्या कहा मैंने जरा बताइएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है डिक्रीज होता है। अच्छा अब क्या हो रहा है हमारे लंग्स में, अब क्योंकि आपको नीट के स्टूडेंट तो आपके पास इसमें से सवाल बनता है। ये एमडी कैट या इस तरह के मेडिकल कॉलेजेस वालों के लिए एक नॉर्मल बात होती है, लेकिन नीट वाले इस चीज को बहुत कम पढ़ के जाते हैं। आपके बुक में भी ये मेंशन है कि आपको ये देखना कि आपको समझ में आना चाहिए। और वो क्या है कि आप अब एक ऐसे एरिया में चले गए हो जो हाइट पर है। आपने अक्सर देखा होगा लोग ट्रैवलिंग करते हैं ना अगर इस तरह के हिली एरियाज में, तो आपके पास क्या होता है उनको ब्रीथिंग इशू आना शुरू होता है, उनको सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कम। अब हमारे लंग्स जो है ना बहुत फोर्सफुली, यानी हम क्या कर रहे थे बहुत तेजी से क्या कर रहे थे सांस ले लेते थे। क्यों? ताकि लंग्स की प्रेशर जो एयर प्रेशर है जो ऑक्सीजन या ऑक्सीजनेटेड जो आपके पास है लंग्स में जो आपके पास मौजूद है एयर वो, और जो आउटसाइड में उसको क्या करना है बैलेंस। हम यहाँ मौजूद है तो ये ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म है, लेकिन अगर हम अपनी जगह चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा वो कंडीशन आना शुरू हो जाती है। और उसका वर्स्ट इफेक्ट क्या है, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ही कम क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उतना ही ब्रीथिंग इशू या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहते हैं कि शख्स को हो सकता है कि लो ऑक्सीजन भी अगर है तो फौरी तौर पर उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ जाती है, वरना वो सांस लेने के काबिल नहीं है। अच्छा फिर आपने कुछ ऐसी भी इसके बिल्कुल ऑपोजिट बात जो अगर सी लेवल से बिलो जाए, आपने अक्सर और कुछ ना किया हो अगर हम हिली एरिया से नहीं गए तो वो बास लोग बेसमेंट में जो पार्किंग एरिया बना दिए जाते हैं या बेसमेंट में मुख्तलिफ जगहें बना दी जाती हैं। चलिए पाकिस्तान में तो शायद इसका इतना बहुत ज्यादा रिवाज नहीं है, लेकिन फिर भी यूरोपियन कंट्रीज में आउटसाइड हमारे पास बेसमेंट को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाता है किसी भी बिल्डिंग का किसी भी आपके पास जगह के लिए। तो हम जितना डेप्थ में जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी हाइट कम होगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा ज्यादा। तो इतना ज्यादा हो जाता है कि अब उस शख्स को जितनी रिक्वायरमेंट है ना एयर की उससे क्या है ज्यादा है, और उससे लंग्स के क्या होने का खर्चा होता है बर्स्ट होने का। आप ये काम किस तरह से देख सकते हैं जितने भी मैरीन या जितने भी सी लेवल या जितने भी आपने जो एक ओशन गेट वाला एक हमने इंसिडेंट सुना था वहां पे भी कुछ ऐसे थे। हो क्या गया था कि दो फैक्टर वहां पे हो सकते हैं, वैसे तो वाला हाल है क्या होगा डाउन बढ़ गया। सही है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हुआ तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, यानी ब्रीथिंग इशू हो सकता है। फिर दूसरी एक और बात, वो अगर वाटर है तो वाटर में अपने पास ऑलरेडी डिसॉल्व ऑक्सीजन होगी, तो क्या हुआ है तो डिसॉल्व ऑक्सीजन भी है और एक आपके पास क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा भी हो गया है, और वो चीजें हमारे लंग्स को बर्दाश्त नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है, जब कैपेसिटी से ज्यादा है तो लंग्स क्या हो जाते हैं बर्स्ट होने का खतरा है। सही है? तो ये आपको याद रखना है
कि आपके पास हाइट इंक्रीज होती है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है आपके पास, इंक्रीज। यानी अगर एल्टीट्यूड इंक्रीज तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, और अगर हाइट कम तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा। ये जानते हैं कि मैंने लिखा है स्कूबा का? यस। A special type of training can is here with the help of a special type of the apparatus. ये भी इसी पर है। स्कूबा एक्चुअली हम इन्हें डीप डाइवर्स की एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, और डीप डाइवर्स की ट्रेनिंग लेना हर एक के बस की बात नहीं है। उस ट्रेनिंग में ही पता चल जाता है 1 से 2 सेशन में कि क्या ये बंदा इस ट्रेनिंग को बेयर कर सकेगा या फिर नहीं कर सकेगा। सही है, क्योंकि इसमें भी यही है कि आप अंडर वाटर क्या करते हैं कि डीप शैलो जगह पर क्या करते हैं, स्विमिंग आपको आनी चाहिए, और वहां पे वही दोनों फैक्टर है। आप क्या करें, आप डाउनवर्ड जा रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज। और उस पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन की क्या है, इंक्रीज। सही है, तो वो जो स्कूबा डाइवर या पूरा जो ऑपरेटर्स है जिसको आप कह रहे होते हैं कि वो हमें यूटिलाइज करना आना चाहिए, उसकी इंटरेस्टिंग बात क्या है, उसकी इंटरेस्टिंग बात ये है 196% हीलियम है और सिर्फ 4% क्या होता है, ऑक्सीजन। यानी उस स्कूबा डाइवर, यानी क्यों ऑक्सीजन कम, क्यों ऑक्सीजन कम क्यों रखा जाता है, क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन ऑलरेडी पानी में क्या होती है, मौजूद। तो कोई ये कैसे करेगा ऑक्सीजन पानी तो जो भी हम ऑपरेटर्स प्रोवाइड करें वही तो सांस लेने का जरिया है। ऑक्सीजन टैंक हाँ, तो ऑक्सीजन टैंक की तो बता रही, तो ऑक्सीजन टैंक नहीं होता है एक्चुअली, उसके अंदर ये मिक्सर फॉर्म में हम दे रहे होते हैं। क्योंकि अगर ऑक्सीजन ज्यादा हुआ तो लंग्स बस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वाटर की ऑक्सीजन की उसे क्या कर रही होती है, सपोर्ट कर रही होती है। वाटर कितने सपोर्ट करेगा? क्यों, वाटर में ऑक्सीजन ऑलरेडी क्या है, गैस, तो गैस है ना। सांस लेने के लिए तो आपके पास जो ऑपरेटर्स है, आपने जो है वो उसे वेयर किया हुआ है, और आपके पास उसकी ट्यूब जो है वो बाहर है, तो वो गैस तो किसी भी तरीके से आपके पास इनहेल और एक्सहेल हो रही है, तो उसके अंदर वो डिसॉल्व ऑक्सीजन तो जा रही है, और डिसॉल्व ऑक्सीजन अगर जा रही है तो उसे इनहेल कर रहे हैं, चाहे वो हमारे पोर्स के जरिए जा रही है, चाहे वो हमारे जो है वो माउथ के जरिए किसी भी तरीके से जा रही है, क्योंकि आप गैस को एक्सपेक्ट होने से तो नहीं रोक सकते। तो वो किसी भी तरीके से अगर जा रही है तो ऑक्सीजन का लेवल इनसाइड क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, और अगर ज्यादा हो जाएगा तो हम उसे फिर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। सही, तो इसे नोट डाउन करें और इसे एक बार पढ़ भी लीजिए। बुक में से कम से कम जितनी एप्लीकेशन लिखी है वो पढ़ लीजिए। ये सिटीज होते हैं कनेक्शन भी है कि सी लेवल से हाई लेवल होगा थोड़ा। बहुत डिफरेंस नहीं है। अच्छा, सही है, अब बहुत डिफरेंस में नहीं है, हमारे पास तो अप्रोक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहता है, इसलिए हम जो है वो आराम से जो है वो हमारे लिए कोई ब्रीथिंग इशू नहीं रहता। अगर कोई जैसे सलाम आ जाए हाँ, तो वहाँ पे जाके जैसे जैसे वो आइसा का हाई वर्ड है, जैसे फिर मरी है, फिर कश्मीरी है, फिर इस तरह अगर हम हिली एरियाज पे जा रहे हैं, वहाँ पे कोई ग्रीनरी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम कुछ लोगों को ही होती है, वरना बास लोगों को फील भी नहीं होता है, लेकिन बास लोगों को बहुत ज्यादा फील होता है कि और उससे पहले उनको अंदाजा भी नहीं होता है, जब वो ट्रेवल करते हैं तो उनको अंदाजा होता है कि जैसे जैसे हाइट का इम्पैक्ट है उनके लंग्स जो है वो बैलेंसिंग ऑफ एयर नहीं कर पा रहे।
Are we done? Next, plasma. प्लाज्मा क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि प्लाज्मा क्या न्यूट्रल पार्टिकल्स है तो आप कहेंगे यस प्लाज्मा क्या है? न्यूट्रल। आपसे कोई पूछे क्या पॉजिटिवली चार्ज रखते हैं आप कहेंगे यस कुछ पॉजिटिव भी है। आपसे कोई पूछा जाए क्या उसके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो आप ये भी कहेंगे। यानी प्लाज्मा भी आपके पास स्पेसिफिक नहीं है कि वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है बल्कि बल्कि वो क्या है? वो चार्ज्ड एटम है। सही। और उसी की वजह से हम उसे एक ऐसी स्टेट में मानते हैं जो कंप्लीटली ना तो सॉलिड है और ना ही लिक्विड है। अच्छा प्लाज्मा हम जो दुनिया में अब देखते हैं ना अर्थ प्लस पर यूनिवर्स की बात है वो हमने जनरेट किया आर्टिफिशियली उसे डिजाइन किया वरना प्लाज्मा अर्थ प्लस पर पाए जाने के चांसेस नहीं थे। प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? यूनिवर्स में। सही है। यानी गैलेक्सी सन मून स्टार्स ये सब किसके बने हुए हैं? प्लाज्मा से रिलेटेड। सही। तो प्लाज्मा को हमने जब आर्टिफिशियली डिजाइन किया और हम उसे बना रहे हैं हम उसे ऑब्जर्व करते हैं आप लोगों ने अपनी रूटीन लाइफ में कहीं प्लाज्मा देखा? Yes, hundreds of years ago, this could be randomly चिंगारी की प्लाज्मा होती है तो क्या करें? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जो आपको थंडरस्टॉर्म होता हुआ नजर आता है और आपको जो बिजली कड़कती हुई नजर आती है वो भी गैस मॉलिक्यूल के साथ वो स्ट्राइक करता है और एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमने अपनी रूटीन लाइफ में और कहाँ देखा प्लाज्मा? देखा तो ऐसा ही ये जितनी भी आपके पास स्क्रीन वगैरह बनाई जाती है इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में खास तौर पे लैपटॉप आपके पास टैबलेट आपके पास मोबाइल फोन सबको बनाने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं ग्लास। कैसे आप अक्सर चीजों को और ना देखें बल्कि वो भी देखें जिसको आप कहते हैं एलईडी लाइट्स हम बना लेते हैं। यानी आप दिन के वक्त वहां से गुजरते हैं तो उस एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पे हमें नहीं नजर आता लेकिन जैसे जैसे रोशनी कम होती है वैसे वैसे वो खुद ब खुद क्या करता है ग्लो करना शुरू हो जाता है। सही। कल्चरल ये है बल्कि जी बिल्कुल ऐसे है। सही। जितने भी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स बनाए जाते हैं स्क्रीन्स बनाए जाते हैं उसमें हमने क्या किया है प्लाज्मा को यूटिलाइज किया है। जी। तो नियॉन साइंस तो एक अलग है। नियॉन तो एक अलग कहानी होता है हम डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हमारे पास स्क्रीन जैसे इसको ऐसे ले लो। कभी सर्दियों के मौसम में आपने कभी ये फील किया जो ब्लैंकेट है और उसके जो फर्स होते हैं वो आपके फिंगर टिप्स पर अगर हैं और आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को हाथ लगाया है सही है तो आपको एक रिमाइंडर से क्या होता है करंट जनरेट होता है। तो ये चार्ज पार्टिकल्स है और ये चार्ज पार्टिकल स्क्रीन पार्टिकल्स में मौजूद है यानी प्लाज्मा स्क्रीन के अंदर मौजूद क्या करता है आपके पास इंटरैक्ट करता है। सही। जो आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन है इसको भी बनाने में हमारे पास क्या है आपके पास प्लाज्मा को यूटिलाइज किया है। सही। क्यों? क्योंकि ये आपके पास खुद ब खुद ग्लो कर रहा है आपने कोई इसके अंदर फोर्सफुली ऐसा नहीं है ये सन रे से इलेक्ट्रिसिटी से इंटेंसिटी ऑफ लाइट से खुद ब खुद क्या होता है इलेक्ट्रीफाई हो जाता है। सही है। तो प्लाज्मा को सिर्फ उतना पढ़ना और इसकी कोई स्टेट भी है इसकी पर्टिकुलर स्टेट नहीं है क्या किसी सॉलिड का हो गया किसी गैस का हो गया किसी लिक्विड ये लेकिन एक्साइटेड लेवल पर चार्ज पार्टिकल्स इसके लिए लाइट कह रहे हैं विजुअल लाइट एक तरह की ग्लोइंग या स्पार्कलिंग या इल्यूमिनेशन या फिर आपके पास फ्लोरेसेंट क्रिएट करने वाले पार्टिकल्स हैं। सही है। तो ये आपको याद रखना है कि इसकी यूजेस बुक में से लास्ट में देखिएगा एटलीस्ट जो बुक में है खास तौर पर क्योंकि उसमें से एमसीक्यू ऐसे बनता है which one of the following is not the use of plasma। नया नहीं ये गैसेस का टॉपिक खत्म हो गया सही है क्या हमारा नहीं इसके एप्लीकेशन क्या हमारा गैसेस का टॉपिक खत्म हो रहा है अब हम जाएंगे चैप्टर 5 पर जिसका नाम है लिक्विड्स। लिक्विड्स ये मैंने क्या लिखा है के एमटी मतलब मैग्नेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इसके अकॉर्डिंग लिक्विड की कोई 5 प्रॉपर्टीज अपने पास लेते हैं।
जल्दी से। क्विकली सर्च मत करना, तो देखना। अबे डन, देखी आपने क्या हुआ था, फिर डाउन हो गई। चलो अब मिलके जरा रिकॉल कर। लिक्विड का शेप कैसा होता है, डेफिनेट या इनडेफिनेट? इनडेफिनेट। अच्छा ये बताओ उसका वॉल्यूम कैसा होता है? डेफिनेट। क्या आप एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम और एनी लिक्विड मेजर कर सकते हैं? तो आप कहेंगे यस, 1 लीटर अलग है, 5 क्यूब अलग है। तो डेफिनेट वॉल्यूम और इनडेफिनेट शेप। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे होती है? स्ट्रॉन्ग होती है गैसेस के मुकाबले में या फिर वीक होती है? As compared to pairs, it's strong. यस, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सही, एज कंपेयर टू गैसेस। इसका मतलब है सॉलिड से कंपेयर करेंगे तो क्या होगी। अच्छा ये बताओ कि इसके दरमियान डिस्टेंस कैसा होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान? लार्ज डिस्टेंस होता है या स्मॉलर होता है? लार्ज किसके कंपैरिजन पर? Yes. सॉलिड। और स्मॉलर किसके कंपैरिजन पर? गैसेस। सही है। यानी आपसे कहा जाए कि इसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। लेकिन ये लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस किससे कम है? लेसर देन गैसेस। सही है। गैसेस इसलिए लिख रही हूँ कि सॉलिड को बहुत आपके जहन में। अच्छा लिक्विड, लिक्विड जो है वो आपके पास क्या होते हैं, एक्सपेंड हो जाता है, एक्सपेंड और हीटिंग। और अगर एक्सपेंड और हीटिंग है तो इसका मतलब है लिक्विड इसमें कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स। सही है। और अगर मैं आपसे कहूँ एक्सपेंड और हीटिंग, इसका मतलब है कि अगर मैं इसे कहूँ कि क्या ये लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आप कहेंगे यस, कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। और कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग का मतलब क्या होगा कि वो लिक्विड से कौन सी स्टेट के अंदर चले जाते हैं, सॉलिड। सही है। और लिक्विड सारे लिक्विड वेपर ही फॉर्म में आते हैं। जी सारे लिक्विड वेपर की फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन प्रोसेस तो हो सकते हैं। हो सकता है एवोपरेशन हो रहा हो, क्योंकि कुछ लिक्विड रूम टेम्परेचर पर ही एवोपरेट हो जाते हैं, और कुछ लिक्विड को आप क्या कर रहे हो, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं। जी डायरेक्टली गैस। चलिए गैसोलीन का कंटेनर या पेट्रोल की कोई बॉटल खुली रह जाए तो खुद ब खुद एवोपरेट हो जाता है। थिनर देख लें, केरोसिन ऑयल देख लें, लेकिन अगर वाटर कंटेनर है तो जब तक आप उसे हीट नहीं करेंगे तब तक वो वेपराइज नहीं। इसी तरह जिस जो मैंने कहा लिक्विड सॉलिड में जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग, है ना? क्या कहलाएगा वो प्रोसेस? फ्रीजिंग। अच्छा लिक्विड की एक खास बात है कि
ये रखते हैं एबिलिटी टू फ्लो। क्या कहा मैंने? एबिलिटी टू फ्लो का मतलब क्या है इनकी? फ्लूइडिटी। सही है, फ्लूइडिटी। ये काम आपने किस में नहीं देखा था? गैसेस में। गैसेस फ्लो नहीं करती हैं, गैसेस क्या हो जाती है, खुद ब खुद एक्सपैंड हो जाती है, दे ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस। लेकिन फ्लूइडिटी का मतलब क्या होगा? लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैन मूव इन फॉर्म ऑफ लेयर्स। सही है ना? मूव इन लेयर्स। ये लिक्विड मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल पानी गिर जाए तो वो लेयर्स के फॉर्म में क्या करता है? आपने देखा है टाइड्स या फिर वेव्स जो है वो खुद ब खुद क्या हो रही होती है? जनरेट हो रही होती है। सही है। नेक्स्ट वन। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि लिक्विड क्या डिफ्यूज होते हैं तो आप क्या कहेंगे? यस, डिफ्यूजन इन लिक्विड पॉसिबल है। लेकिन डिफ्यूजन इन लिक्विड लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब समझते हो? लिमिटेड का मतलब ये है कुछ ही लिक्विड एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं, सारे लिक्विड एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं होते। कोई ऐसी एग्जांपल बताओ जिससे एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिफ्यूज ना होता हो। डिफ्यूज का मतलब मिक्सिंग। अल्कोहल जो है एक हाँ, एक यस, ऑयल प्लस वाटर कभी भी आपस में डिफ्यूज आउट नहीं होते, लेकिन अगर अल्कोहल प्लस वाटर कर दें तो वो डिफ्यूज आउट। सही है। रोज वाटर में वाटर मेसिल ऐड कर दें, थिनर के अंदर वाटर मेसिल ऐड कर दें तो यस, डिफ्यूजन इन लिक्विड लिमिटेड। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, लेस देन गैसेस। सही। अब इन बातों को देखते हुए जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखी है, कोई दो बातें ऐसी लिखकर बताओ जो इस वक्त बोर्ड पर केएमटी के बेसिस पर मौजूद नहीं। सही है। तो आप लिखते जाओगे और शायद आपके दिमाग में आ जाए। कोई दो बातें ऐसी बताओगे मुझे जो लिक्विड के बारे में मैंने अभी आपको, या उसकी कोई प्रॉपर्टियां मैंने आपको नहीं बताया। क्या प्रश्न? क्या करते हैं? कौन से? वाटर वेपर प्रेशर कैसे एक्सर्ट हुआ? पानी यहाँ पे ग्लास में रखा हुआ, उसका प्रेशर कैसे एक्सर्ट हुआ? सारा पानी ग्लास में रखो तो वो सारा एवापोरेट हो जाए तो फिर तो वो बॉइलिंग हो गई ना, बॉइलिंग पॉइंट मैंने दे दिया। और अगर आप एवापोरेशन कह रहे थे वो भी मैंने दे दिया। लिखे और सोचे कोई दो ऐसे पॉइंट्स जो आपके पास लिक्विड की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता हो, लेकिन वो इन तमाम प्रॉपर्टीज से अलग हो। लिक्विड को कैसे कंडक्ट करेगा जब तक आप उसमें सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे? पानी से करंट गुजरता है। हाँ, पानी से करंट गुजरता है। पानी से करंट तब गुजरता है उसके अंदर कोई सॉल्ट या कोई ओर या फिर कोई आपके पास मिनरल्स ऐड हो। प्योर वाटर इज अ बेड कंडक्टर ऑफ द हीट एलिमेंट्स। गैस स्टोरेज में से आप कैसे पास करवाएंगे? जल्दी जल्दी।
कंप्रेसिबिलिटी, आप गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन आप लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं है। लिक्विड को क्या कंप्रेस करें, लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, जीरो। और अब और सोचो, एक्सपेंड भी कर सकते हैं, एक्सपेंड ये है ना एक्सपेंड, कंप्रेसर करते हैं। जी, compress when you apply the pressure, contract when you cool down the substance. तो नाम तो एक ही होता है, सिविल कल्चर, सिविल टेम्परेचर हो गया है, पर आप अपने लिए समझ सकते हैं कि काम एक ही है लेकिन पता नहीं है ना आपका सवाल क्या आ जाएगा, हमें तो बताना दोनों चीजें। कंप्रेसिबिलिटी में आपके पास यहाँ पर, कंप्रेसिबिलिटी के बाद आपके पास यहाँ पर बहुत सारी बातें थी। आप कहते हैं लिक्विड में विस्कोसिटी होती है, आप कहते हैं लिक्विड में सरफेस टेंशन मौजूद है, आप ये कहते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जिनका नाम कुछ ऐसे हो सकता है, और वो फोर्सेस कहलाती हैं आपके पास डिस्पर्जन फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत सारी बातें थी, मैंने तो सिर्फ दो ही पूछी आपसे। तो ये थी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से रिलेटेड बात। मैं आपको जो अब यहाँ पर बताने वाली हूँ, लिक्विड के टॉपिक में सबसे पहले हम जो बात पढ़ते हैं वो कहलाती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये क्या कहलाती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे पहले हम जिस फोर्स की बात करें उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। कभी नाम सुना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यस, बॉन्डिंग, बॉन्ड नहीं है एक्चुअली, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है, तो इस एच वाई से बॉन्डिंग करता है तो क्या करता है, लाइक हाइड्रो इंटरमॉलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जब आपस में बॉन्ड बनता है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड तो हम उसे किसी हालत में नहीं कर, इसकी स्ट्रॉन्ग नेचर की वजह से है, लेकिन बनता रिस्पॉन्सिबल कौन है वहां पर, हाइड्रोजन है। जब ये हाइड्रोजन आयन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, लाइक ऑक्सीजन, लाइक क्लोरीन, अगर इनके साथ ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट होता है क्योंकि दे आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, इसका मतलब है ग्रुप 6A, ग्रुप 7A और ग्रुप 5A यहाँ मौजूद है। नाइट्रोजन फैमिली ये कहलाती है ऑक्सीजन और ये कहलाती है हैलोजन। सही, और आपको एक और बात बता दूं कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो रही है इंक्रीज। इसका मतलब है कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ग्रुप 7 के इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन जब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अट्रैक्ट होता है, एक मॉलिक्यूल का H पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जरिए क्या हो, अट्रैक्ट, that kind of force of attraction is known as hydrogen bonding। इसकी एग्जांपल मैं आपको समझा सकती हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त वाटर की, और वाटर कहलाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सही, वाटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नजर आती है। अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल, आप किसी कंटेनर में वाटर लें, देयर विल बी द बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल।
सही ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फिर सेकंड मॉलिक्यूल, फिर मैंने क्या लिखा, थर्ड। ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करें। सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। ये तो एक मॉलिक्यूल है ना। आप इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कह रहे, अभी तो मैं आपको सिर्फ एक मॉलिक्यूल बता रहा हूं, क्योंकि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कहाँ पढ़ रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूलर, यानी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान। फिर इसी तरह यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, होगा क्या, ये ऑक्सीजन नेगेटिव इस हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, सही अट्रैक्ट। जरा गौर से देखो, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन नेबरिंग हाइड्रोजन को भी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। वो अपने मॉलिक्यूल को तो कर रहा है, लेकिन वो अपने से बराबर वाले मॉलिक्यूल को, हाइड्रोजन को भी अपनी तरफ क्या करना शुरू करता है, अट्रैक्ट। एंड दैट काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब इस सब तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं लेकिन किसके पास, हाइड्रोजन से अगर एसिड में रिएक्ट करा है तो इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहे हैं, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई कर रहा है। इसके बाद। तो यही तो कह रहे हैं ना, बॉन्ड तो बन गया है, बॉन्ड थोड़ी बना रहा है। ये तो वही वाली बात है कि एक नेगेटिव है, तो वो अब नेगेटिव को जहां कहीं पर भी पॉजिटिव नजर आएगा उसे अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर भी ऐसे ही। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, उसे आप क्या कह रहे होंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शर्त क्या है, हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरा एक और मॉलिक्यूल है HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के नाम से था। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये एमसीक्यू आ चुका है और आपके पास आपको इसका रीजन पता होना चाहिए। सही है। अब HF है, HF के मॉलिक्यूल में ये तो एक मॉलिक्यूल है, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। हम ये कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव दूसरे हाइड्रोजन के दूसरे मॉलिक्यूल के भी पॉजिटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, एक्चुअली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन को। सही है। अच्छा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या फ्लोरीन, फ्लोरीन। सही है। तो अब आपसे जब ये पूछा जाता है ना कि HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, सही है। तो आप में से बिल्कुल ऐसा ही है कि आप में से मेजॉरिटी बच्चे HF कह रहे हैं, सही है। और जो कह रहे थे उनकी नजर में सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, और वही पॉइंट क्या है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन यहाँ गौर से देखें, फ्लोरीन ने सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है और ऑक्सीजन ने क्या बनाया है, दो। तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। तो जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। इस पे बिल्कुल मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, तभी तो ज्यादा। हाँ, लेकिन इसमें आपको रीजन पता होना, रीजन भी तो पता हो। रीजन पूछ लिया जाए कि व्हाई द बॉइल, ये तो उसने बता दिया कि बॉइलिंग पॉइंट हैज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज ग्रेटर देन द HF। आपकी तो बात ही खत्म हो गई। बट व्हाई, है ना, सिलेक्ट द करेक्ट रीजन। तो आपको ये पता हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से नहीं है, बल्कि किसकी वजह से है, वाटर कंटेन्स सम मोर हाइड्रोजन। सही। फॉर एग्जांपल अगर HF का बॉन्ड पे वन हाइड्रोजन बॉन्ड है, HCl के बॉन्ड में भी वन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई किसकी होगी, मतलब कि तो फिर फ्लोरीन ज्यादा होगा। फ्लोरीन की सबसे फर्स्ट में ऑप्शन होगा। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि दोनों में एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन फिर हम वहां पे क्या सिलेक्ट करेंगे कि HF ज्यादा होगा और HCl कम। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होता है, फ्लोरीन। तो यहाँ तक आपको ये बात, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड ने जो मैंने आपको बताई, वाटर से ज्यादा किसी में भी नहीं, इसीलिए आप उसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और यही यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने की वजह से इस वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये याद रखें, इसकी मुख्तलिफ जो है वो प्रॉपर्टीज बढ़ जाती, क्या बढ़ जाती है, हाई हीट कैपेसिटी। हाई हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, जब तक आप वाटर को एक अच्छे टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर तक हीट नहीं करते हैं, तब तक पहले कंटेनर ही हीट अप होता रहता है, बाद में कहीं जाकर वाटर क्या होता है, हीट अप होना शुरू होता है। चलिए फिर इसकी विस्कोसिटी, चलिए इसकी विस्कोसिटी भी क्या है, हाई एज कंपेयर टू द अल्कोहल ईथर। फिर हाई सरफेस टेंशन,
सरफेस टेंशन किसे कहते हैं? सरफेस टेंशन का मतलब ये होता है कि आपके पास लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे, एक कर्व बनाए, सही। आपके पास यहाँ पर इस तरह का कर्व बनाते हैं, दैट इज द हाई सरफेस टेंशन। सारे लिक्विड नहीं बनाते। आपने कभी बचपन से अगर ड्राइंग की है तो अगर आप कहीं पे वाटर को बना रहे हैं तो आपने कभी स्ट्रेट लाइन नहीं बनाया। आप वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, गेट्स अंडरस्टूड। कि हम आपको साइंटिफिकली डील करते हैं, हम कहते हैं कि वाटर के लिए क्या बनाना है आपको, कर्व, दैट इज द सरफेस टेंशन। फिर इसी तरह आपसे बात की जाए तो वाटर के लिए हीट कैपेसिटी ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा है, हाई सरफेस टेंशन है, हाई बॉइलिंग पॉइंट कह लीजिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, ज्यादा। और इसी की वजह से एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर भी नजर आता है, जिस पर हम बात कर सकेंगे नेक्स्ट क्लास, क्योंकि मैंने यहीं से बात स्टार्ट करनी होगी, दैट इज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। Is that clear? सही। Anomalous की meaning Abnormal। जी सही है। तो abnormal behavior of water क्या है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, लेकिन होता क्या है ये नेक्स्ट क्लास में, सही। अच्छा नेक्स्ट क्लास में हम गैसेस से रिलेटेड एक वर्कशीट भी सॉल्व करेंगे। तो आपकी रीडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। आप लोगों ने वो कर ली तो अपनी एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर आज का हम भूल गए हैं वो 50 एमसीक्यूज वाली वर्कशीट, तो कल लेकर बैठ गए, ऐसे मत देखें, लेके गए थे आप लोग 50 एमसीक्यू से जी। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम लेते हैं, उसके बाद 50 एमसीक्यूज लेते हुए थे, इसमें से 5 से 7 में क्लास में सॉल्व थे। कैसे कैसे हो गया कैसे ना ही कहाँ से मिला इसका एक वॉल्यूम कौन है गैस में ओ वाटर नहीं है लिक्विड का वॉल्यूम लिक्विड का वॉल्यूम कोई उतनी है पर